नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पीएसआईआर ऑप्शनल है, उस पीएसआईआर ऑप्शनल में करंट अफेयर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने जैसे पहले भी कुछ वीडियोस डाली हैं जहां पे हम डिस्कस करते हैं करंट टॉपिक्स ऑफ पीएसआईआर ऑप्शनल की पीएसआईआर ऑप्शनल में जो करंट टॉपिक्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही एक वीडियो सीरीज में हम लेके आए हैं, एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, रिटन बाय हैप्पीमैन जैकब सर। तो इस आर्टिकल में इन्होंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज एंड इट्स रीजनल डिक्लाइन। दोस्तों, इस आर्टिकल में हैप्पीमैन जैकब क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें ग्लोबली, इंडिया जो है उसकी पावर राइज हो रही है। हम अक्सर बात सुनते ही होंगे, आप सबने सुना ही होगा कि हम अक्सर बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ विश्व गुरु की। अब ये विश्व गुरु जो है दोस्तों, ये विश्व गुरु बात किस चीज की करता है? ये विश्व गुरु बात करता है इंडिया के राइज की ग्लोबली। राइज ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर की जो बात है, यही पावर जो है ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट बात करता है। पर एक तरफ तो हम ग्लोबल राइज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम साउथ एशिया के साइड के ऊपर देखें तो साउथ एशिया के साइड के ऊपर इंडिया की पावर में ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है? इसी चीज को समझने के लिए इस आर्टिकल लिखा गया है, और इस आर्टिकल में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस आर्टिकल में इन्होंने बात करी कि इंडियाज पावर हैज इंक्रीज्ड इन पास्ट 2 डिकेड्स, कि पिछले कुछ समय में इंडिया की जो पावर है वो इंक्रीज हुई है। ये किस वजह से पता लगती है या किस तरह पता लगती है? ये पता लगती है इंडिया की राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ से, कि जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड। तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरा इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, और तीसरा जो इंडिया की यंग डेमोग्राफी है। अब ये जो तीन चीजें हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स में उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, कि वर्ल्ड अफेयर्स में इंडिया की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। ये तीन चीजें उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल देते हुए उन्होंने बात करी है कि G20 में इंडिया का इंक्लूजन, इनवाइट into G7 एंड इंडियाज एक्टिव रोल इन ब्रिक्स स्क्वाड एंड शंघाई कॉर्पोरेशन। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब इंडिया का समिट हुआ था, G20 का समिट हुआ था इंडिया में, तो इस समिट में इंडिया की परसुएंस के ऊपर अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड करा गया। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये बात करती हैं इंडिया की इंक्रीजिंग पावर की, कहां पे? ग्लोबली। उसी तरह हम सब जानते हैं कि दुनिया आज के समय में मेजरली फोकस कर रही है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। अब दुनिया मेजरली इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर फोकस करती है, तो इंडो पैसिफिक रीजन जो आप समझते हैं कि विच इज ऑल्सो नोन एज द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज या कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशियंस। ये दो ओशियंस कौन से हैं? एक तो है इंडियन ओशियन, दूसरा है पैसिफिक ओशियन। तो अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो इस रीजन को ज्योग्राफिकली इंडिया जो है, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट और द सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन की जो इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो रोल है या इंडिया की जो रेलेवेंस है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। कि जैसे कि इन्होंने यहां पे भी लिखा है, इन्होंने लिखा कि इंडियाज global rise is also aided by the growing international attention on Indo-Pacific, a theater that is pivotal to global strategic stability, where India has central position geographically and otherwise। कि इंडिया की जो पोजीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडिया का भी कंटिन्यूअस रोल इंक्रीज होता है इस इंडो पैसिफिक रीजन में। दूसरी बात आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कि राइज ऑफ चाइना और यूएस के फेवर में जो इन्होंने बात करी है कि राइज ऑफ चाइना क्यों हुआ और इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उस वजह से। अब इन्होंने बोला कि इंडियाज डिक्लाइन इन द रीजन, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कि ग्लोबल रीजंस क्या हैं उसके पीछे। पहली बात करी वैक्यूम लेफ्ट बाय यूएसए। अब आप सबको पता है कि साउथ एशिया का जो रीजन है, यहां से यूएसए ने अपने आप को धीरे धीरे निकालना शुरू करा। कि जैसे कि आप पाकिस्तान में देखो, अब पाकिस्तान में हम सबको पता है कि पहले यूएस का रोल जो था पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता था। ग्रेजुअली पाकिस्तान से यूएसए ने विड्रॉ करा। अब हम सब जानते हैं कि चाइना का कितना इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में, जिसकी एग्जांपल है सीपैक। तो एक तो एग्जांपल ये होगी। दूसरी एग्जांपल दोस्तों आती है अफगानिस्तान। हम सबको पता है अफगानिस्तान का जब तालिबान का आजकल कंट्रोल चलता है। अब ऑल्दो तालिबान के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, बट यूएस से तो बैकआउट हुआ। तो जब यूएस से बैकआउट हुआ, उसके बाद कौन सी कंट्री ने पावर इंक्लूड करने की कोशिश करी? चाइना ने। तो वहां पे भी यूएसए का वैक्यूम आया। अब जहां जहां पे यूएसए ने वैक्यूम छोड़ा, वहां वहां पे चाइना को स्पेस मिला। अब राइज ऑफ चाइना
की वजह से क्या हुआ, राइज ऑफ चाइना को इंडिया भी काउंटर करना चाहता था, क्योंकि एक ही मैदान में दो बड़ी पावर्स होगी, एक इंडिया एक चाइना। अब चाइना को काउंटर करना है इंडिया ने भी। अब इसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पावर यूज करनी शुरू करे। इंडिया वेंट फॉर एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पावर। इस एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पावर में दोस्तों क्या होता है कि इंडिया ने पार्टनरशिप्स इंक्रीज करनी शुरू करी। अब पार्टनरशिप आप किन कंट्रीज के साथ करोगे, पार्टनरशिप आप हमेशा करोगे जो आपकी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। अब लाइक माइंडेड कंट्रीज कौन सी हुई इंडिया के लिए, जो चाइना को काउंटर करना चाहती हैं। तो वहां से इंडिया ने अलाइन करना शुरू करा अपने आप को किसके साथ, यूएसए और उसके अलाइज के साथ। अब एक ये रीजन बना इंडिया के ग्लोबल डोमिनेंस का, इंडिया की ग्लोबल डोमिनेंस का एक ये रीजन बना अलायंस विद फॉरेन यूएस एंड अलाइज। दूसरी बात हुई इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन इंडो पैसिफिक ग्रेट पावर बैलेंस। अब इंडो पैसिफिक जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया उसका सेंटर है। अब यहाँ पे एक तरफ तो चाइना भी है, दूसरी तरफ यूएसए भी है और उसके अलाइज भी हैं। अब इन सब में बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए, उसकी पावर बैलेंस की सिमेट्री बनाने के लिए इंडिया को, हम सबको पता है कि इंडिया यूएसए के साथ अलाइंड है। अब यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, इंडिया अपने आप को इंडो पैसिफिक के जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में लेके घुस गया। तीसरा रीजन क्या बना कि जो कंपैरेटिव पावर्स हैं, उन पावर्स ने ये देखा कि कौन सी कंट्री जो है हमें ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है हमारे बेसिक पैरामीट्री इंटरेस्ट के लिए, हमारे बेसिक प्राइमरी इंटरेस्ट के लिए। तो वहां पे इंडिया और चाइना आपस में कंपीट कर रहे हैं। अब कंट्रीज चूज करती हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब यही बात इन्होंने नेक्स्ट आइडिया में करी है हैप्पीमैन जैकब जी ने, जहां पे वो बात कर रहे हैं द राइज ऑफ चाइना एंड व्हाट इंडिया मस्ट डू। तो राइज ऑफ चाइना की जब हम बात करें तो राइज ऑफ चाइना में उन्होंने बोला कि इंडिया फेसिंग जियो पॉलिटिकल कंपटीशन ऑफ चाइनास राइजिंग चाइनीज सुपर पावर। कि हम सबको पता है कि चाइना से यूएसए, इंडिया जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर कंपटीशन फेस कर रहा है। क्योंकि देखो ना सर, सिंपल सा आइडिया है, आप सब जानते हैं कि अगर यूएसए डिक्लाइन हुआ तो चाइना राइज हुआ। अब एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है आज अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावर इंजॉय कर रहा है, पर अगर आपके बगल में एक चाइना बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रीज, जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, वो एक तरफ तो इंक्लाइंड होंगी ना चाइना की तरफ जाने के लिए, तो क्योंकि आपका मेजर कंपटीशन ही चाइना है। तो जैकर साहब लिखते हैं कि राइज ऑफ चाइना से क्या हुआ कि इंडिया इज नॉट मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पावर। ऑब्वियस सी बात है, अब दो पावर्स चाइना और इंडिया में से कौन सी बड़ी पावर है, चाइना। तो इंडिया जितना मर्जी राइज हो रहा है, पर चाइना जो है वो इंडिया के इस राइज को ओवर शेडो कर रहा है, तो इट इज नॉट द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पावर। अब इंडियाज टिल्ट टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक ने क्या किया कि रीजनल पावर्स दे टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना। अब ये लिखते हैं कि जो नेबरहुड है इंडिया का या साउथ एशिया है, वो चार डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात करता है। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मतलब बिटवीन इंडिया एंड चाइना सम कंट्रीज ट्राई टू बैलेंस। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, Bangladesh is a very important example of a country which tries to balance between India and China. Bargaining, that they bargain from alternative powers. इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है नेपाल, कि नेपाल ट्राइज टू बार्गेन, कि नेपाल ये देखता है कि अच्छा इंडिया हमें क्या दे रहा है, यूएस से हमें क्या दे रहा है। अगर इंडिया और यूएस जो हमें दे रहा है, या इंडिया या चाइना, इंडिया और चाइना हमें क्या दे रहा है, जो हमें चाइना दे रहा है, अगर हम चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, अगर हम चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं तो चाइना हमें क्या देगा। तो अगर चाइना हमें जो दे रहा है तो हम इंडिया से भी वैसे डिमांड कर सकते हैं, तो वहां पे बार्गेनिंग की स्ट्रेटेजी आ गई। तीसरी आ गई हेजिंग। हेजिंग मतलब होता है स्मॉल पावर कोऑपरेट साइमल्टेनियसली विद द टू ग्रेट पावर्स, कि जो स्मॉल पावर्स हैं वो दोनों कंट्रीज के साथ अपनी पावर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चौथी आ गई बैंड वैगनिंग। बैंड वैगनिंग अलाइनिंग विद स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेंट पावर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैंड वैगनिंग का। ये हमने देखा है बाय द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बाय द कंट्रीज लाइक श्रीलंका, जो क्या कर रही हैं, जो चाइना के साथ ही सवार होकर निकल रही हैं कहां पे, एंटी इंडिया पॉलिसी अपनाने के लिए। हाँ, अब श्रीलंका थोड़ी ठीक है, पर बीच में आप सबको पता है कि जब राजपक्सा गवर्नमेंट थी तो श्रीलंका का क्या हालात था। तो ये जो चार आइडियाज हैं, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं, जैकब साहब कहते हैं ये कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं कहां पे, साउथ एशियन डोमेन में। अब उन्होंने कहा कि इंडिया क्या करे। अब यहां पे कुछ कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स आप अपने कंक्लूजन ऑफ द आंसर में लिख सकते हो। वो कीवर्ड्स क्या हैं कि India should revisit traditional conceptions, modernize primacy in South Asia and take proactive imaginative policy steps. ये जो है ये आपके आंसर का कंक्लूजन बन सकता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव इमेजिनेटिव पॉलिसी स्टेप्स। ये सारा जो है दोस्तों ये आपका आंसर का कंक्लूजन बन सकता है। पर पॉइंट्स की बात करते हैं कि पॉइंट्स क्या है, कि क्या पॉइंट्स इन्होंने कहे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आप सर एक्नॉलेज किए रियलिटी को,
आप समझिए कि रियलिटी क्या है, कि नेबर की जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है। दूसरा उन्होंने कहा कि फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स रादर देन ट्राइंग टू मैच रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ मैच करने की कोशिश मत कीजिए, आप ये फोकस कीजिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप अपने स्ट्रेंथ्स पे प्ले कीजिए रादर देन वीकनेसेस के ऊपर खेलने के बजाय। तीसरी चीज उन्होंने बात करी कि जो इंडिया की कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है, कॉन्टिनेंटल मतलब टेरिटोरियल, उसमें तो बहुत चैलेंजेस हैं सर। मैरिटाइम में स्पेस है, मैरिटाइम में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि जहां पे आप पार्टनरशिप्स बना सकते हो। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं? ट्रेड एनहेंस करने की, मिनी लेटरल ज्वाइन करने की। मिनी लेटरल आप सबको पता है, जैसे कि क्वाड एक मिनी लेटरल है, ठीक है ना, कि इस तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। न्यू इशू बेस्ड कोलिशंस, इसमें इंडिया मदद ले सकता है किसकी? अपने पार्टनर्स की। ये इंडिया के ग्लोबली पार्टनर्स बन रहे हैं, चाहे यूएस है, चाहे जापान है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, या कोई और कंट्री है, उसकी इंडिया मदद कर ले सकता है इन कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। तीसरी उन्होंने बात करी। चौथी उन्होंने बात करी ओपननेस इन न्यू दिल्ली टू व्यू द रीजन थ्रू नॉन सेंट्रिक लेंस। कह रहे अब एक बहुत अच्छी बात हुई है, जैकब साहब कहते हैं कि इंडिया जो है अब इस रीजन को सिर्फ और सिर्फ अपने लेंस से नहीं देखता, एक नॉन सेंट्रिक इंडिया सेंट्रिक लेंस से भी देखता है। मतलब क्या हुआ? एक ग्लोबल लेंस से भी देखता है, जिसकी वजह से इंडिया इज रेडी टू डू व्हाट? टू जॉइन हैंड्स विद फ्रेंडली पावर्स टू डील विद रीजनल चैलेंजेस। कि पहले कोल्ड वॉर समय में इंडिया क्या देखता था? कोल्ड वॉर समय में इंडिया देखता था कि ये रीजन जो है उसको हम इंडिया सेंट्रिक लेंस से देखेंगे, कि और कोई कंट्री इस रीजन में इंडिया के साथ नहीं इंक्लूड हो सकती या अपनी पार्टनरशिप नहीं कर सकती। आज हमने क्या किया? नॉन सेंट्रिक लेंस, इंडिया सेंट्रिक लेंस से देखते हैं, जिसकी वजह से हम तैयार हैं बाकी कंट्रीज की मदद लेने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। और तीसरा उन्होंने बात करी, सॉरी लास्ट उन्होंने बात करी क्रिएटिव यूज ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर सबको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा टूल है। इस चीज के लिए इंडिया जो है एक्टिव एंगेजमेंट कर सकता है बाकी कंट्रीज के पॉलिटिकल सिविल सोसाइटीज के साथ। और बुद्धिस्ट आइडेंटिटी, मतलब जो इंडिया की सॉफ्ट पावर आइडेंटिटी है, उसको रिक्लेम कर सकता है, जिसमें चाइना भेद डालने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे फिर वो म्यांमार के साथ हो, चाहे फिर वो श्रीलंका के साथ हो, चाहे फिर वो भूटान के साथ हो। तो ये बातें जो हैं, ये जैकब साहब ने कही हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा या वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, और पीएसआईआर की वीडियोस के लिए हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, अनुज शर्मा _92, इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये जो नोट्स हैं ये आपको दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।